बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर का जो कोर्स कोड है वो है स्टैट 103 BS स्टैटिस्टिक्स सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है ये 15 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, हर एक के नंबर हैं 2। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? हाउ इज़ एन इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइंड? व्हाट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स? गिव द एग्जांपल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट? इसी तरह ये 15 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। परमुटेशन से मुराद एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन चूज़ करते हैं और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं NPR, n का फैक्टोरियल ओवर n-r का होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहते हैं। दूसरी तरफ जो कॉम्बिनेशन है ये एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें हम इन फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं NCR, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n-r का होल फैक्टोरियल। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD और इनमें से हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। अगर हम परमुटेशन के ज़रिए 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 ऑप्शंस हैं। इसी तरह अगर हम कॉम्बिनेशन की मदद से 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब ये 24 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस जो हैं ये मैंने डिज़ाइन की हैं, आप नोटिस करें। अगर हम कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अगर हम परमुटेशन में आ जाएं तो इसी एक में से हम 6 डिफरेंट ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं। देखें, जब हम परमुटेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर हम आइटम्स को वन बाय वन चूज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से एक डेफिनेट ऑर्डर जनरेट होता है। मसलन देखें कि पहले A सिलेक्ट हुआ, फिर B सिलेक्ट हुआ, फिर C। ये भी हो सकता है कि पहले A सिलेक्ट हुआ हो, फिर C और फिर B सिलेक्ट हुआ हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले B आया हो, फिर C और फिर A आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले B आए, फिर A और फिर C आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले C सिलेक्ट हो, फिर A सिलेक्ट हो, फिर B सिलेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि पहले C हो, फिर B हो और फिर A सिलेक्ट हो। आप नोटिस करें कि इस एक से मैंने ये 6 बना दिए। तो इसी पैटर्न के ऊपर आप ये 24 ऑब्जेक्ट्स पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इवेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। आप ये देखें कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से मुराद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो डिफरेंट रिजल्ट्स को जनरेट करता है अंडर सिमिलर कंडीशन। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे यहाँ पर 3 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं काबिल ज़िक्र हैं कि जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें कम से कम 2 पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अमंग रिजल्ट्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ये 3 क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ये 3 क्वालिटीज़ आ जाएं तो हम उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। मसलन देखें, आप एक सिक्का टॉस करते हैं तो सिक्के के ऊपर 2 ऑप्शन है, हेड आए या टेल आ जाए। लूडो का ताना आप रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक फेस आएगा। इसी तरह अगर आपने ताश का पत्ता ड्रॉ किया है तो
52 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो आप नोटिस करें कि ये पहली प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही है, अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, हमें नहीं पता नीचे हेड आना है या टेल आना है जब हम सिक्का टॉस करेंगे। जब हम लूडो का दाना रोल करेंगे तो कौन सा फेस आएगा हमें नहीं पता। हम ताश का पत्ता ड्रॉ करते हैं, कौन सा पत्ता निकलेगा हमें नहीं पता। तो ये जो हमें नहीं पता वाली बात है ये अनसर्टेनिटी को रिलेट करती है। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म्ड मीन कि आपने उस एक्सपेरिमेंट को एक ख़ास लिमिट तक परफॉर्म करना है। मसलन मैं कहता हूँ जी एक सिक्के को 10 दफ़ा टॉस करो, एक लूडो के दाने को 2 दफ़ा रोल करो, ताश का पत्ता है वो आपने 6 दफ़ा निकालना। तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट को ब्रेक पॉइंट दिया है, कहाँ तक आपने उस एक्सपेरिमेंट को रन अप करना है। अब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में आपको आउटकम्स का सेट मिलता है, यानी पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होते हैं। उनको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। जबकि इवेंट जो है वो उस सैम्पल स्पेस का सब सेट कहलाता है। मसलन देखें, अगर हम लूडो के दाने का जिक्र करें तो लूडो के दाने की सैम्पल स्पेस हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनमें से मैंने एक इवेंट ए निकाला, एक इवेंट बी निकाल लिया, एक ये खाली सेट है। यहाँ से मैंने इवेंट बनाया जी इवन नंबर आना चाहिए, इसी से मैंने इवेंट बना लिया कि जी ऑड नंबर मेरे पास आने चाहिए, और इसी से मैंने इवेंट बनाया जी 7 नंबर करो। तो लूडो के दाने पे तो 7 नंबर नहीं होता, इस वजह से ये खाली सेट है। किसी भी इवेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। ये यानी इवेंट की क्वालिटीज़ हैं या इवेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इवेंट जो है किसी भी सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट बजाते खुद अपना भी सबसेट होता है। फाई जो है वो किसी भी इवेंट का सबसेट होता है और फाई जो है वो सैम्पल स्पेस का भी सबसेट होता है। क्वेश्चन 3 है हमारा कि इक्वली लाइकली इवेंट से क्या मुराद है। इक्वली लाइकली इवेंट से मुराद ये है कि ऐसे इवेंट जिनके आने के चांसेस जो हैं वो बराबर हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ चांसेस उनकी सिलेक्शन के मौजूद हैं। मसलन देखें, आप एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो नीचे हेड आए या टेल आए, दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। आपने फेयर डाई जो है वो रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 में से हर एक के आने के चांसेस बराबर हैं। ताश के 52 पत्तों में से आपने एक निकाला तो हर एक के आने के चांसेस बराबर हैं 1/52। 3 स्टूडेंट्स हैं, आपने तीनों को 100 रुपया दे दिया तो ये भी इक्वली लाइकली कहलाएगा। अब ये देखें, ये मैंने 3 वेन डायग्राम्स बनाई हैं, ये भी इक्वली लाइकली है। ये ABCD ये भी इक्वली लाइकली है, ये ABC ये भी इक्वली लाइकली है। यानी ऐसे इवेंट्स जिनके आने के इक्वल चांसेस हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स से क्या मुराद है। इंडिपेंडेंट इवेंट से मुराद है ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे की अक्रेंस पर असरअंदाज नहीं होते, यानी जो एक दूसरे की अक्रेंस को किसी भी तरह इफ़ेक्ट नहीं करते, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मसलन देखें, एक सिक्का आपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा है, एक सिक्का आपने राइट हैंड में पकड़ा है, तो इस सिक्के के ऊपर हेड या टेल आए, इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं है। इसी तरह एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट पास हो या फेल, इसका इस स्टूडेंट के रिज़ल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। सिक्के को अगर लूडो के दाने के साथ अटैच करके स्टडी करें तो सिक्के पे हेड या टेल आए, इसका लूडो के दाने की अकरेंस पे कोई असर नहीं हो रहा। तो इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस वन। और इंडिपेंडेंट इवेंट की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो है प्राइस बॉन्ड स्कीम। प्राइस बॉन्ड स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो इनामात निकल आते हैं अगली कुरअंदाजी में हम फिर उनको बीच में मिला देते हैं, तो जो नेक्स्ट ड्रॉ होता है वो पहले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हो सकता है कि वही प्राइस बॉन्ड जो है वो फिर से निकल आए। जबकि डिपेंडेंट इवेंट जो है इसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे की अक्रेंस पर असरअंदाज होते हैं,
यानी इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द अक्ररेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द अक्ररेंस ऑफ अदर इवेंट। मसलन देखें, ताश के 52 पत्ते हैं, आपने एक पत्ता निकाला है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/52 है। अगर आप इस पत्ते को बीच में ना मिलाएं तो अगला पत्ता निकालेंगे तो 1/51 प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगर आप इसे भी बीच में मिक्स ना करें और फिर न्यू पत्ता निकालें तो यहाँ पर 1/50 प्रोबेबिलिटी आ रही है हर पत्ते की। ये जो अगली प्रोबेबिलिटी है ये इफ़ेक्ट हो रही है उस पिछले पत्ते से जो आपने निकाल के बाहर रख लिया। इस वजह से इनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, और डिपेंडेंट इवेंट की सूरत में ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, यहाँ पर अनइक्वल का सिंबल आएगा। और कमेटी सिस्टम जो है इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि जिस बंदे की कमेटी एक दफ़ा निकल आती है अगली कुरानदाजी में उसका नाम हम शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्रोबेबिलिटी जो है हमने निकालनी है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इस वजह से हम इन दोनों इवेंट्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो ये सारे भी केसेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट को फॉलो करते हैं। तो अब ये जो इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम, इनको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/2, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसको आप सॉल्व करें तो ये 1/3 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इस पर आपने बात करनी है। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये खाली सेट होता है। इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 होगी क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो दूसरी तरफ जो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह लिख सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए इसका 0 होना ज़रूरी है और इसके 0 होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है। यानी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनको अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कंसिडर कर लें तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होगा और ये तभी 0 हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 है। अदरवाइज जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। मसलन देखें, आपने एक सिक्का टॉस किया है तो सिक्के के ऊपर या हेड आएगा या टेल आएगा। एक वक्त में दोनों नज़र नहीं आएंगे। आप पेपर दे रहे हैं या आपने पास होना है या आपने फेल होना है। एक वक्त में ऐसा नहीं होगा कि आप पास भी हैं तो आप फेल भी हैं, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो बाय नेचर डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें वेरिएबल की हर वैल्यू के सामने हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, उसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव है, यानी 0 या 0 से बड़ी। तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF जिसे हम कहते हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह की लाइनिंग में आता है, यानी लाइन चार्ट जो है वो बनाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये लूडो का दाना है जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है 1 2 3 4 5 6 और हर फेज़ की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी
ये जो हर फेज़ की प्रोबेबिलिटी मैंने सामने लिखी है, तो ये दो कॉलम जो है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने साथ में CDF बनाया हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये पहली वैल्यू वैसे ही लिखी है, इसमें अगली प्रोबेबिलिटी जमा की, फिर इसमें अगली जमा की, फिर इसमें अगली जमा की, एंड सो ऑन। इस तरह ये CDF का कॉलम हमारा खुल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ दे दी जाएँ कि fx जो है ये 1/n है फॉर x 1 2 अप टू सो ऑन n, यानी ये नेचुरल नंबर है और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n है। हमने मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो x की हर वैल्यू के सामने मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख के ये दो कॉलम खोल लिए। इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इस कॉलम को सम अप करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें से 1/n मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस n। ये नेचुरल नंबर का सम है जो कि इसके इक्वल है। तो अब इसकी जगह पर हम ये कीमत रख सकते हैं, ये वाला n इसे काटें तो ये n+1/2 जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने a जो है ये मालूम करना है। अगर हमें ये PDF दे दिया जाए और इसकी रेंज है 0 to 2। अब ये जो PDF है ये उस सूरत में वैलिड होगा अगर ये इन तीन प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे लास्ट वन है, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल है या टोटल एरिया जो है वो 1 है, इसको हमने चेक करना है। तो fx की जगह पर हमने ये फंक्शन रख दिया और -∞ की जगह पर 0, +∞ की जगह पर 2। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं। जब इस x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये x² 2 होगा। x की पावर 2 को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 3/3। 0 to 2 ये हमारे पास लिमिट है। x की जगह पर 2 रखें और फिर x की जगह पर 0 रख दें। इसको आप सॉल्व करें, ये 8 है, इसको सॉल्व किया ये 16/3, इसको इससे ज़रब दी 24 - 16/3। 3 को इस तरफ ले जाएं और यहाँ से 8 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये a जो है ये हमारा पॉसिबल आंसर है जिसके मुताबिक ये फंक्शन जो है ये आपका प्रॉपर है, यानी a की इस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस जो है दिया गया है। इसमें हमें NP और NPQ की कीमत दे दी और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने मालूम करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर लें, यहाँ से आपको q की कीमत मिलेगी। तो 1 में से q निकाला तो ये आपके पास p की कीमत आ जाएगी। अब हमें n चाहिए तो NP = 3 है। p की कीमत हमने ये 1/3 यहाँ पर रखी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू 3। अब NPQ हमारे पास आ गए हैं तो इनको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में रख लेते हैं। तो यहाँ पर NPQ की कीमतें रखने से ये फंक्शन हमारा ओपन हो गया। x की जगह पर हमने रखना है 7, यहाँ पर x की जगह 7 रखें और उसे सॉल्व करते हैं। नंबर 9 है फॉर सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने मीन और वेरिएंस जो है वो निकालना है। अब जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो इसमें फिर p और q की वैल्यू बराबर होगी, यानी 1/2। n की वैल्यू हमारे पास 10 है तो मीन जो है ये NP के इक्वल होता है। तो यहाँ पर NP को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया 5। वेरिएंस जो है ये NPQ के इक्वल होता है। ये मीन है, ये वेरिएंस, NPQ की कीमतें रखने से ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। नंबर 12 है कि रिलेशनशिप हमने बनाना है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास n की वैल्यू 20 या 20 से कम होती है और p जो है वो बहुत छोटा नहीं होता, यानी वो 0 के करीब नहीं होता, एक मॉडरेट सी वैल्यू होती है। ये रिलेशनशिप बिटवीन मीन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली आएगा बायनोमियल, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और
पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशन जो है ये हमने निकालना। तो आप नोटिस करें कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसमें n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, यानी n जो है वो 20 से एक्सीड कर जाए और p जो है वो बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो NP का आंसर आता है वो 0.05 से लेके 15 तक हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी मुनासिबत से हम कहते हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये लिमिटिंग फॉर्म है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नंबर 13 है हमारे पास है, हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ये एक इक्वेशन दे दी है और ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF है वो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, x की जगह पर हम 2 रखेंगे और x की जगह पर 3 रख दें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ये e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा काट दें, तो ये जो लैम्डा स्क्वायर है ये इसके नीचे शिफ्ट कर लें, 3 का फैक्टोरियल इधर ले आएँ, ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। अब 3 फैक्टोरियल को मैंने 6 लिख लिया, 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 लिखा, इसको काटें 3, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अब लैम्डा की कीमत जब निकल आई है तो इसको हम जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है उसमें रख देते हैं। लैम्डा की जगह पर हमने ये 3 रखा, अब x की जगह पर हमने रखना है 4, तो x की जगह 4 रख के इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट क्वार्टल और थर्ड क्वार्टल दे दिया, म्यू और सिग्मा हमने निकालना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट क्वार्टल जो है इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है, और थर्ड क्वार्टल जो है इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। इन दोनों को इक्वेशन को जब हम एडअप करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2 म्यू इज इक्वल टू 35, तो म्यू की कीमत है 17.5। ये म्यू की कीमत जो है इसे उठा के हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ से फिर हमारे पास जो है सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके हमने ये सिग्मा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस 15 क्वेश्चन में हमें x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हुआ दिया है। नॉर्मल को फॉलो कर रहा है वेरिएबल और म्यू की वैल्यू है 24 और सिग्मा है 4। P33 जो है ये हमने निकालना है, यानी 33th परसेंटाइल ये हमने चूज़ करना है। तो बाय डेफिनेशन एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 33% इंफॉर्मेशन है, इसको हम 33 ओवर 100 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने z में कन्वर्ट किया, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको मैंने z में कन्वर्ट कर लिया, ये z हो गया। इसको फंक्शन की सूरत में लिखा, म्यू की वैल्यू हमारे पास 24 है और सिग्मा की वैल्यू 4 है। ये फाई जो है इस तरफ आके इन्वर्स फॉर्म में आया, इसको इन्वर्स के टेबल में आपने देखना है। तो ये जो P33 है, जब हम इसको इन्वर्स के टेबल में देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 0.4399। अब ये चूँकि लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है 0.5 से छोटी है, इस वजह से इसके साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो इसके साथ हमने ये माइनस का सिंबल लगा लिया। इस 4 को इससे ज़रब दे दे और 24 को उठा के दे लें, ये P33 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनमें हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 एडल्ट्स 4 out of 7 women and 2 out of 13 men wear glasses. What is the probability that a person chosen at random from the group is woman or someone who wear glasses? यानी एक बंदा आपने निकाला है, यहाँ उसने ऐनक लगाई हुई है और यहाँ वो फीमेल है, ये हमने ढूंढना है। अब आप नोटिस करें कि ग्रुप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, ख़वातीन जो हैं 7 हैं और इनमें से 4 ने ऐनक लगाई हुई है, मेल जो है वो 13 है और इनमें से 2 को ऐनक लगी हुई है। इसका मतलब है जिन लोगों ने ऐनक लगाई हुई है उनकी तादाद है 6 और जो टोटल है वो 20 है। अब आपने एक इवेंट डिज़ाइन किया W के जो सिलेक्ट किया पर्सन है वो फीमेल है,
जी हमने इवेंट बना लिया कि सिलेक्टेड पर्सन वियर ग्लासेस, और ये हो सकता है कि जो बंदा हम चूज़ करें वो फीमेल भी हो और वो ग्लासेस भी पहने हुए हों, तो इस वजह से ये W इंटरसेक्शन G भी हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर तो वो फीमेल है तो फीमेल की टोटल तादाद 7 है, 7/20 हो गया। अगर वो है जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं तो ग्लासेस वाले टोटल 6 हैं, ये आ गया 6/20। और ये भी हो सकता है कि फ़ीमेल भी हो और उसने ग्लासेस भी पहने हो, तो ये कॉमन पार्ट हमारे पास है 4, यानी 4 लोग हैं जो फीमेल भी हैं और जिन्होंने ग्लासेस भी पहने हुए हैं, तो ये 4/20। अब ये देखें कि जहाँ पर कॉमन पार्ट आ जाता है वो हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये इससे इंडिकेट हो रहा है। इस वजह से इसके ऊपर हम सेकंड लॉ जो है हम वो अप्लाई करेंगे जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W एंड G, इसमें कीमतें रखें और इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 3 है 10 vegetable cans all of same size have lost their label. It is known that 5 contains tomatoes, 5 contain corn. 5 are selected at random. What is the probability all contain tomato? What is the probability 3 or more contain tomatoes? अब इसके ऊपर जो है हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। हमारे पास 5 कैन्स हैं जिनमें टमाटो की सब्ज़ी है और 5 हैं जिनमें कॉर्न की है। टोटल हमारे पास हैं 10 में से हमने 5 निकाले। अब यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो टमाटो के अंदर है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हुए हम जो के चूज़ करते हैं वो उस फैक्टर को लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट जो है वो टमाटो में है, तो इस वजह से के मैंने ले लिया टमाटो को, और ये टोटल कैपिटल N, ये सैम्पल का साइज़ 5 और इन दोनों का डिफरेंस N-K। ये सारी कीमतें जो हैं ये मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के PMF में रख दी। तो यहाँ पर ये कीमतें रखने से ये फंक्शन हमारे पास खुल गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे डिब्बे टमाटो के आगे x की जगह पर रखें 5 और इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद है जी 3 आर मोर कंटेन टमाटोस, 3 या 3 से ज़्यादा टमाटो के हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए। तो 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू और 5 की। आपने किया क्या है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में आपने x की जगह पर पहले 3 रखा, फिर 4, फिर 5, ये फॉर्म हमारे पास खुल गई। इनको आप सॉल्व करें, सॉल्व करके तो आपका ये आंसर जो है ये बन जाएगा इनको सम अप करने से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 4। The experience of house agent indicate that he can provide suitable accommodation for 75% of the clients who come to him. If on particular occasion 6 clients approach to him independently, calculate the probability exactly 4 clients, at least 5 clients will get satisfactory accommodation. अब यहाँ पर जो क्लाइंट उसके पास आ रहा है वो उसकी रहाइश से मुतमिन है या नहीं। जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं वो 75% है, यानी वो जो उसका प्रीवियस डाटा है उससे होम एजेंट का जो किराए पर घर दे रहा है, तो जो सेटिस्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। इसको 0.75 लिख लें, ये B है। और जो नॉट सेटिस्फाइड होगा वो फिर 25% है, यानी 0.25। 6 लोग जो हैं उसके पास किसी ख़ास ओकेजन पर गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ये 2। X जो है वो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन N, P और Q की मैंने बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी। तो इसमें कीमतें रखने से ये हमारे पास फॉर्म जो है ये बन जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने लेनी है पहले 4, इसको सॉल्व कर लें। फिर x की वैल्यू है 5, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, यानी 5 क्लाइंट सेटिस्फाइड है या 6 क्लाइंट सेटिस्फाइड है। तो 5 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर x की जगह पर आपने पहले 5 रखा, फिर आपने 6 रखा और उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5।
अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें द टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए सर्टन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम ऑन एवरेज ऑफ 4 पर मिनट, यानी जो टेलीफोन कॉल्स की एवरेज है वो 4 कॉल पर मिनट है। Assuming a Python process, determine the probability in 15 second interval there are 3 or more call, यानी 15 सेकंड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं। अब ये देखें कि उसने जो आपको डाटा दिया है वो दिया है 1 मिनट का, प्रोबेबिलिटी वो आपसे मांग रहा है 15 मिनट के 15 सेकंड के लिहाज से। इसका मतलब है यहाँ पर हम पाइथन प्रोसेस यूज़ करेंगे। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है एवरेज 4 कॉल्स पर मिनट। अब पर मिनट को आप 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। तो ये जो टी है 15 सेकंड, 15 सेकंड इस 1 मिनट का कितना है। अब इससे को सेम यूनिट में आप ले जाएं, 15 सेकंड पर मिनट को हम लिख सकते हैं 15 सेकंड पर 60 सेकंड, यानी 15/60 मैंने ये लिख दिया। इसको सॉल्व करें, ये 1/4, यानी 15 सेकंड के अंदर जो कॉल्स उसको आ सकती हैं वो कितनी आ सकती हैं। तो इसके लिए फिर हम ये YT बनाएंगे, यानी एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स ड्यूरिंग 15 सेकंड। तो ये 1 कॉल है। अब ये YT जो है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। YT की जगह पर आप 1 लें और X की जगह पर फिर वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसने जो डाटा आपको दिया था वो था एवरेज कॉल 4 पर मिनट और प्रोबेबिलिटी मांग रहा था 15 सेकंड के लिहाज से। अब हमने उस 4 कॉल पर मिनट को कन्वर्ट कर लिया हमने 15 सेकंड के लिहाज से। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है जी 15 सेकंड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कॉल आती हैं। तो इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। x की जगह पर हम रखेंगे 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 से नीचे आपने रहना है। तो x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 1, 2 रखने से ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इनको सॉल्व करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 6 है प्रूव दैट टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। टोटल एरिया जो है ये नॉर्मल कर्व का यूनिटी है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है। अब इस PDF के प्रॉपर होने के लिए ये 3 शर्तें हैं। इसमें से ये तीसरी वाली जो है इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो बाय यूजिंग एरिया, टोटल एरिया डेफिनेशन, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लेट किया कि ये जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है ना, ये z के इक्वल है। इसको इससे ज़रूर दे दें, म्यू को उठा के इधर ले आए तो x जो है ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले ऑन बोथ साइड, dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। अगर x की वैल्यू आप लेते हैं -इन्फिनिटी तो सिग्मा z जो है ये -इन्फिनिटी होगा। अगर x की जगह पर +इन्फिनिटी रखेंगे तो z +इन्फिनिटी है। यहाँ पर आ गई वैल्यू z, तो ये z² हो गया। dx की जगह पर हमने लिखा सिग्मा dz। ये वाला सिग्मा इससे काट दें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, -इन्फिनिटी टू 0 चले जाएं या 0 टू इन्फिनिटी चले जाएं तो एक ही बात है, क्योंकि टोटल एरिया जो है ना वो 1 है। 50% लोअर साइड पर है, 50% राइट साइड पर है। तो अगर हम इसे 2 से ज़रब दे दें और 0 टू इन्फिनिटी ले लें तो एक ही बात है। तो अब आपने इसको लेट किया z²/2 को थीटा ले लिया, इस 2 को इससे ज़रब दे दी, ये z² इज इक्वल टू 2 थीटा। तो z की वैल्यू आ गई 2 थीटा अंडर रूट। इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। 2 इससे काट दें। अगर z की वैल्यू आप लेते हैं 0 तो थीटा 0 होगा। अगर z की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा इन्फिनिटी है। अब ये कीमतें जो है ये आपने यहाँ पर पुटअप की, इसकी जगह पर आ गया थीटा, ये आ गया, और dz की जगह पर आपने ये वाली कीमत जो है ये रखी d थीटा ओवर √2 थीटा। अब ये वाला √2 और ये √2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1 ओवर √π। अब ये जो थीटा की
अंडर रूट फॉर्म है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये थीटा की पावर -1/2 में आ जाएगा। इस -1/2 को हमने ब्रेक करके इस तरह लिख लिया है, क्योंकि इसको इससे ज़रब देंगे ना फिर यही चीज़ नज़र आ जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे ये गामा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि गामा फंक्शन जो है उसके मुताबिक हम इस इक्वेशन को n का गामा लिख सकते हैं, और 1/2 का जो गामा होता है ये अंडर रूट पाई के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो इस इक्वेशन को बाय यूजिंग दिस वन हम लिख सकते हैं 1/2 का गामा। 1/2 का गामा जो ये स्क्वायर रूट पाई है, तो ये स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल होगा तो ये 1 हमारा आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था कि टोटल एरिया जो है अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। 7 क्वेश्चन है, द एवरेज लाइफ ऑफ ए सर्टन टाइप ऑफ स्मॉल मोटर इज 10 ईयर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 ईयर। द मैन्युफैक्चरर रिप्लेसेस फ्री ऑल मोटर दैट फेल व्हाइल अंडर गारंटी। अब जो दुकानदार है या जो वो मोटर बनाने वाला है, उसने जो फ्री ऑफ कॉस्ट मोटर को रिप्लेस करना है वो है 3%। तो उसका गारंटी पीरियड जो है ना वो हमने यहाँ पर निकालना है कि एक स्पेसिफिक गारंटी से पहले, यानी उसने जो गारंटी दे दी है उससे पहले अगर मोटर ख़राब होगी तो वो रिप्लेस कर लेगा, लेकिन अगर उसके बाद मोटर ख़राब होती है तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। इफ़ ही इज़ विलिंग टू रिप्लेस 3% मोटर, अगर वो सिर्फ 3% मोटर्स को रिप्लेस करना चाहता है तो वो कितनी गारंटी दे इसके लिए। अब यहाँ पर हमने गारंटी पीरियड जो है वो मालूम करना है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि एवरेज लाइफ जो है या एवरेज जो मोटर की लाइफ है वो है 10 ईयर और सिग्मा है 2 ईयर। हमने ये ए निकालना है। इस टाइम से पहले अगर मोटर ख़राब हो जाएगी तो वो रिप्लेस करेगा, और जिनको वो रिप्लेस करेगा उनकी टोटल तादाद 3% है, यानी ये 3% आपके पास मोटर्स हैं जिनको वो रिप्लेस करेगा इस टाइम से पहले। इसको जी में कन्वर्ट कर लें, इसको भी जी में कन्वर्ट किया, इसको भी जी में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास सारा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। ये फाई इस तरफ आके इन्वर्स हो गया। इसको अब आपने इन्वर्स के टेबल में देखना है। तो इन्वर्स के टेबल में जो 0.03 की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 0.03 माइनस 1.8808। ये माइनस इस वजह से आया कि ये लेफ़्ट साइड पे है। अगर ये इधर से हम देख रहे होते तो फिर मैंने प्लस लिखना था। तो ये चूँकि 50 से नीचे है इस वजह से साथ में माइनस आ गया। तो ये आंसर आया इन्वर्स का। इस 2 को इससे ज़रब दे दें और 10 को उठा के इस तरफ ले आएँ, तो इससे आपके पास ये ए जो है ए का स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। इतनी वो गारंटी दे रहा है, इस ड्यूरेशन से पहले अगर मोटर ख़राब हुई तो वो रिप्लेस करेगा, अदरवाइज़ वो रिप्लेस नहीं करेगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।